रूहे शहर माफिया की मासूम दुल्हनिया। शहर का यह कोना काली गांव कहलाता था। यहाँ सूरज की रोशनी भी परमिशन लेकर उतरती थी और कानून तो जैसे इस शहर की सरहदों पर आकर दम तोड़ देता था। इस सल्तनत का बेताज बादशाह था कबीर अहान। कबीर यानी मौत का दूसरा नाम। 6 फुट 2 इंच का कद, आंखों में हमेशा एक खौफनाक सनपन और चेहरे पर ऐसा तत्तर जैसे सख्त भाव की सामने वाला बिना गोली खाए आधा दम से मर जाए। उसने अपनी पूरी जिंदगी खून बारूद और ब्लैक मार्केट के सामने पर खड़ी की थी। उसके लिए प्यार, परिवार या भावनाएं जैसे शब्द सिर्फ मजाक थे। लेकिन आज कबीर आन के उस लोहे जैसे मजबूत दफ्तर में एक अजीब सी खामोशी, बेचैनी थी। मेज पर रखी कांच की बोतल से शराब का एक कतरा भी गिलास में नहीं गिरा था, क्योंकि कबीर की उंगलियां अपनी उस भारी भरकम टेबल पर ऐसे ऐसे थिरक रही थी जैसे वो किसी के कत्ल का प्लान बना रहा हो। दरवाज़ा खुला और उसका सबसे खास और वफादार साया जैद अंदर आया। जैद के चेहरे पर एक अजीब सा पसीना था। उसने झुककर एक फ़ाइल कबीर के सामने रखी। बस माल आ गया है और जैसा आपने कहा था सब कुछ गुप्त रखा गया है। जैद की आवाज़ में एक अजीब सी ठहराव था। कबीर ने अपनी ठंडी तीखी नज़रें उठाई। नियम पक्के थे ना जैद? कोई शेर नहीं, कोई गवाह नहीं, उस खानदान का वजूद मिटा दिया है मैंने। उसकी प्रॉपर्टी, उसका कारखाना, सब कुछ अब कबीर आहान का है। उसके बदले वो सौदा मेरे नाम हो चुका है। हाँ बस, लेकिन जैद थोड़ा हिचकिचाया। लेकिन क्या? कबीर की आवाज़ में वो भारीपन था जो रोकटे खड़े कर दे। बस वो लड़की यानी इनाया, जिस तरह से इस सौदे में उससे आपके हवाले किया गया है, वो आम बात है। उसके चाचा ने उसे महज चांद करोड़ और इस शहर के सबसे बड़े पॉट के बदले आपको बेच दिया है। लेकिन उस लड़की की हालत, जैद पूरी बात कह नहीं पाया। कबीर अपनी कुर्सी से उठा। उसकी लंबी बारी स्टेप्स लेते हुए वो दफ्तर के उस प्राइवेट विषम कक्ष की तरफ बढ़ा जहां उस सौदे को लेकर बंद किया गया था। जब कबीर ने दरवाज़ा खोला तो कमरे की मध्यम रोशनी से जो नज़ारा था, उसने एक पल के लिए कबीर की पलकें झपका दी। कमरे के एक कोने में उस भारी भरकम शाही सोफे के पास कोई इंसान नहीं, बल्कि कागज के किसी गुड़िया की तरह एक लड़की सिमटी बैठी थी। उसने एक बहुत ही सादी सफ़ेद रंग की सूती सलवार कमीज़ पहनी थी। उसके बाल बिखरे थे और उसका चेहरा वो इतना बेदाग और मासूम था कि उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने ज़बरदस्ती एक देवदूत को नर्क में बीचों बीच लाकर फेंक दिया है। लेकिन असली कहानी उसके चेहरे से नहीं, उसकी आंखों से बयां हो रही थी। इनाया की बड़ी बड़ी आंखें खून में टिकी थी। वो किसी डरी हुई बिल्ली की तरह अपने घुटनों को छाती से लगाकर बैठी थी और मुंह में कुछ गुनगुना रही थी। इनाया 21 साल की थी, लेकिन दिमाग और जज्बातों के मामले में वो दुनिया की इस क्रूर सच्चाई से बहुत दूर किसी ऐसी दुनिया में जी रही थी जहाँ सिर्फ रंग थे, खिलौने थे और उसके बचपन की वो टूटी हुई गुड़िया थी। उसके चाचा ने उसे पैसों के लालच में एक पागल और बोझ समझकर कबीर आहान जैसे खूंखार दरिंदे के हाथों नीलाम कर दिया था, या जानते हुए कि कबीर के घर जाने का मतलब सीधा मौत के मुंह में जाना है। कबीर भारी कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। उसके जूते की खटखट की आवाज़ सुनकर भी इनाया ने अपने सिर नहीं उठाया। कबीर उसके ठीक सामने आकर घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना बड़ा और खुरंदा हाथ इनाया के नाजुक कंधों पर रखना चाहा। जैसे ही कबीर का हाथ इनाया के कंधे से लगा, इनाया किसी
करंट लगे की तरह चीख पड़ी, नहीं, मुझे मत मारो, पापा पापा बचाओ, वो देखिए आसमान में रक्षक आ गया है, वो मेरी नीली गुड़िया छीन लेगा। इनाया ने अपना सिर दोनों हाथों से बींच लिया और वो पागलों की तरह रोने लगी। उसके जिस्म का एक एक हिस्सा खौफ से काँप रहा था। कबीर का हाथ हवा में ही रुक गया। आज तक उसने जिस किसी को भी छुआ था वो या तो डर के मारे भीख मांगता था या मर जाता था, लेकिन इस लड़की के डर में कोई चालाकी नहीं थी, कोई साजिश नहीं थी। यह एक ऐसे बच्चों का डर था जिसे किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया हो। कबीर की सख्त आंखें थोड़ी सी सिकुड़ी और उसने अपनी भारी सख्त आवाज़ में कहा, चुप हो जाओ। लेकिन इनाया चुप नहीं हुई। वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, तुम बहुत बुरे हो, तुम्हारी आंखें बहुत काली हैं, तुम्हारे पास से खून की बदबू आती है। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे मेरे कमरे में जाना है जहाँ सूरज की रोशनी आती है। कबीर के सीने में एक अजीब सी चुभन हुई। उसने आज तक किसी की बकवास बर्दाश्त नहीं की थी। जो उसके सामने ऊंची शब्द में बोलता उसकी ज़बान खींच ली गई, लेकिन इस वक्त इस पागल और नासमझ लड़की के सामने वो पत्थर दिल इंसान पूरी तरह से लाचार खड़ा था। उसने एक झटके में इनाया की कलाई पकड़ी और उसे अपने मजबूत कंधों पर उठाया, कमरे के बाहर निकल गया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, राक्षक बचाओ। इनाया उसके छोड़े सीने पर हाथ पैर मारती रही, उसके बाल खींचती रही। हवेली के सारे नौकर, गार्ड्स और ज़ैद यह मंजर देख कर सन रह गए। शहर का वो माफिया किसी एक घाट से पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। आज एक पगली लड़की से मार खा रहा था और चुपचाप उसे अपने बेडरूम की तरफ ले जा रहा था। कबीर ने कमरे में आकर इनाया को सर पर पटका और खुद उसके ऊपर झुकते हुए अपने दोनों हाथ बिस्तर पर टिका दिया। उसका चेहरा इनाया के बिल्कुल करीब था। सुनो, मेरा बात कान खोल कर। कबीर की आवाज़ एक फुसफुसाहट थी जिसमें जहर घुला हुआ था। तुम इस हवेली में आ चुकी हो, ये कोई खेल का मैदान नहीं है, यहाँ सिर्फ मेरे नियम चलते हैं। अगर तुमने दोबारा चिल्लाने की कोशिश की तो मैं इस कमरे की खिड़कियाँ हमेशा के लिए ईंटों से बंद करवा दूँगा, समझो। इनाया ने अपनी सूजी हुई आंसुओं से भरी बड़ी बड़ी आंखें उठाई और कबीर के उन खौफनाक आंखों में सीधे देखा। वो ज़रा भी नहीं डरी। उसने अचानक अपनी छोटा सा हाथ उठाया और कबीर को उस सख्त गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर का सिर एक तरफ को झटक गया। उसके गाल पर उस नाजुक हाथ की उंगलियां के निशान उभर आए। कबीर जिसे आज तक किसी ने आँख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की थी, उसे एक पागल लड़की ने थप्पड़ मार दिया था। जैद जो दरवाजे के बाहर खड़ा था, उसके सांसें रुक गई थी। उसे लगा कि अब कबीर इस लड़की को मार देगा, लेकिन कबीर ने अपना सिर वापस घुमाया। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसा खतरनाक सन्नाटा था जो किसी भी तूफान से ज़्यादा भयानक होता है। उसने अपने अंगूठे से अपनी होठों के कोने में को पोंछा जहाँ हल्का सा खून आ गया था। इनाया ने थप्पड़ मारने के बाद खुद अपने ही दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिया। उसे शायद एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया। वो थर-थर काँपने लगी और बिस्तर के कोने में दुबक कर बैठ गई। तुमने मुझे डराया था, इसलिए मैंने मारा, इनाया ने सिसकते हुए कहा और फिर अपना सिर घुटनों में छुपाकर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। पापा, मुझे घर ले चलो, यहाँ सब राक्षस हैं। कबीर धीरे से अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने अपनी कमीज़ को कॉलर को ठीक किया। बिना एक भी शब्द बोले वो पलट कर कमरे से बाहर निकल गया। बाहर आते उसने ज़ैद को देखा। ज़ैद का चेहरा डर से सफ़ेद था। बस वो लड़की, ज़ैद हकलाया। कबीर की आंखें अंगारों की तरह टहक रही थी। उसने अपनी मुट्ठियाँ इतनी ज़ोर से
बिजली कि उसकी नसों में खून भर आया। ज़ैद कबीर की आवाज़ में एक अजीब सा ज़हर था। उसके चाचा ने मुझे सिर्फ़ एक लड़की नहीं भेजी है, उसने मेरे घर में एक ऐसा तूफ़ान भेजा है जो मेरी इस खौफनाक दुनिया का तबाह कर देगा। लेकिन कबीर का चेहरा और ज़्यादा सख्त हो गया। वो ये भूल गया कि कबीर आंध तूफ़ानों से डरता नहीं, उन्हें अपनी मुट्ठी में कैद करना जानता है। कल इस हवेली के सारे दरवाजे बंद रहेंगे। बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इस घर में क्या तबाही आ चुकी है। अगली सुबह कबीर आन के मेंशन में हमेशा किसी कब्रिस्तान जैसी शांति रहती थी। वहाँ काम करने वाले लोग आपस में फुसफुसाकर बातें करते थे, लेकिन आज सुबह का नज़ारा कुछ और ही था। कबीर की नींद किसी अलार्म से नहीं बल्कि ऊपर वाले कमरे से आ रही लगातार चिल्लाहटों से खुली थी। कबीर ने गुस्सा से अपना माथा मसला और उसने अपना ट्रैक सूट पहना और लंबे लंबे कदम भरता हुआ सीधा उस कमरे की तरफ गया जहां उसने इनाया को रखा था। दरवाजे के बाहर उसका राइट हैंड ज़ैद और 2 हट्टे बट्टे बॉडीगार्ड एकदम लाचार से खड़े थे। क्या तमाशा चल रहा है यहाँ ज़ैद? कबीर ने अपनी भारी और ठंडी आवाज़ में पूछा। ज़ैद ने घबराते हुए दरवाज़ा खोला। बस वो मैम, वो। सुबह से कबीर ने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा उसका दिमाग सुन्न हो गया। कल रात को जो लड़की एक कोने में डरी सहमी रोती हुई बिल्ली की तरह बैठी थी, वो इस वक्त बिस्तर के ठीक बीचों बीच खड़ी थी। उसके हाथ में एक तकिया था। वो सामने खड़े एक बॉडीगार्ड को उसी तकिया से फाइट करके लगातार लेक्चर दे रही थी। अरे आओ ब्लैक कमांडो अंकल, आपको हिंदी समझ नहीं आती क्या? इनाया अपनी कमर पर हाथ रखकर बिल्कुल नॉन स्टॉप बोल रही थी। मैंने कहा था मुझे स्ट्रॉबेरी पैनकेक चाहिए। ये उबला हुआ अंडा, काली कॉफ़ी कौन खाता है सुबह सुबह? मैं कोई 50 साल की डाइटिंग करने वाली आंटी हूँ क्या? और ये कैसा रूम है? ना इसमें टीवी है ना वाईफाई। किडनैप किया है या किसी सस्ते हॉस्टल में लाकर पटक दिया है? कबीर को दरवाजे पर खड़ा देखकर गार्ड्स तुरंत पीछे हट गए। क्या बकवास चल रही है ये? कबीर ने अपनी खौफनाक आंखों से इनाया को घूरते हुए कहा। इनाया ने कबीर को देखा, लेकिन कल रात की तरह वो डरी नहीं, बल्कि उसने अपना मुंह फुला लिया और तकिया बिस्तर पर फेंक दिया। लो आ गया मिस्टर। इनाया ने कबीर को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा। तुम कैसे बॉस हो यार? मतलब इतने बड़े घर में रहते हो, इतनी महंगी गाड़ियाँ हैं तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे किचन में एक ढंग का नाश्ता नहीं है। मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं और तुम यहाँ अपना एटीट्यूड दिखा रहे हो। कमरे के खड़े ज़ैद और गार्ड्स की सांसें अटक गई। कबीर आहन से कोई आंख मिलाकर बात नहीं कर पाता था और ये लड़की उसे उसके ही घर में रोस्ट कर रही थी। कबीर ने अपनी जबड़े को भींजा। वो धीरे धीरे चलकर बिस्तर के करीब आया। तुम भूल रही हो कि तुम कहाँ हो और किससे बात कर रही हो। कल रात का थप्पड़ मैंने बर्दाश्त कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सिर पर चढ़ जाओगी। इनाया एक कदम पीछे हटी। हल्की सी घबराहट उसकी आंखों में दिखी, लेकिन उसकी ज़बान पर कोई ब्रेक नहीं लगा। तो तुम भी याद रखो कि मैंने तुम्हें मारा था। इनाया ने अपनी उंगलियां दिखाते हुए कहा, और मेरे पास मत आना, वरना मैं तुम्हारी इस काली कॉफ़ी को तुम्हारे मुंह पर फेंक दूंगी। फिर घूमते रहना कॉफ़ी का वाला मुंह लेकर। कबीर ने बहुत ही आसानी से इनाया के हाथ से वो कॉफ़ी का मग छीन लिया और उसे साइड टेबल पर रख दिया। कॉफ़ी पीने के लिए होती है, फेंकने के लिए नहीं। कबीर ने बिल्कुल उसके चेहरे के करीब आते हुए ठंडी लहजे में कहा। इनाया ने नाक सिकोड़ी। कड़वी है वो, बिल्कुल जहर जैसी, एकदम तुम्हारे जैसी। कबीर ने एक गहरी सांस ली और अपने बालों में हाथ फेरा।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की को डराए कैसे। ये डरी हुई भी थी, लेकिन इसका मुंह किसी ब्लैकटेन की तरह चल रहा था। इनाया ने मुड़कर दरवाजे पर खड़े ज़ैद को देखा। और आओ मूंछों वाले अंकल, इनाया ने ज़ैद की तरफ इशारा किया। आप भी कुछ समझाओ अपने बॉस को। कल रात से मुझे डराया जा रहा है। और ये कैसा घर है यार? सब काले कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, जैसे किसी का मातम में आए हैं। थोड़ा कलर पहन, थोड़े ब्राइट कपड़े पहनो, डिप्रेशन हो जाएगा मुझे यहाँ। ज़ैद ने डरते हुए कबीर की तरफ देखा। कबीर की आंखों में जो उलझन थी वो दुनिया के किसी भी इंसान ने आज तक नहीं देखी थी। ज़ैद, कबीर ने बिना पीछे मुड़े कहा, इसके लिए पैनकेक ला कर दो, और वो भी 10 मिनट के अंदर, वरना ये अपनी बकवास में मेरा सिर फाड़ देगी। और हाँ, इनाया ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, ऊपर से बहुत सारा चॉकलेट स्ट्रिपर भी डालना, कंजूसी मत करना, बता रही हूँ। ज़ैद ने जल्दी से सिर हिलाया और गार्ड्स को लेकर वहाँ से भाग गया। अब कमरे में सिर्फ कबीर और इनाया थे। कबीर ने अपनी दोनों बाहें सीने पर बांध ली और इनाया को बहुत ही अजीब नज़रों से देखने लगा। तुम सच में पागल हो या सिर्फ एक नाटक कर रही हो? कबीर ने पूछा। इनाया बिस्तर पर आराम से पलटी मारकर बैठ गई। उसने अपनी बिखरी हुई बालों को पीछे किया और बहुत ही कैजुअल अंदाज में बोला, पागल तो तुम हो, बिना वजह लोगों को खरीद लेते हो। मेरे चाचा ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। पता है, मैं किसी काम की नहीं हूँ। मुझे तो मैगी बनानी भी नहीं आती। मैं सिर्फ बैठकर खाती हूँ और बहुत सारी बातें करती हूँ। तुम मुझे वापस कर दो, तुम्हारा ही फ़ायदा है। कबीर के होठों पर एक बहुत ही हल्की नाक के बराबर दिखने वाली मुस्कान आ गई। उसने थोड़ा आगे झुककर इनाया की उन बड़ी बड़ी मासूम आंखों में देखा। कबीर आन अपना खरीदा हुआ माल कभी वापस नहीं करता। कबीर की आवाज़ भारी थी, लेकिन उसने अब वो कल रात वाला गुस्सा नहीं था। अब तुम मेरी हो, तुम्हें मैगी बनानी नहीं आती, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और मेरा पहला रूल है, जब मैं बात करूँ तो तुम चुप रहोगी। इनाया ने अपने होठों पर उंगली रखकर जीभ बंद करने का नाटक किया, लेकिन अगले ही संकेत उसने वापस अपना मुंह खोल दिया। ठीक है, मान लिया, पर जब तुम चुप रहोगे तब तो मैं बोल सकती हूँ ना, क्योंकि मुझे चुप रहना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे घबराहट होती है। खामोशी से इनाया ने बहुत ही मासूमियत से अपनी शर्त रख दी। कबीर उसे बस देखता रह गया। ये लड़की उसके उस खौफनाक और काले समाज में एक अजीब शोरगुल से भरा रंग लेकर आई थी। कबीर ने बिना कुछ कहे पलटा और कमरे से बाहर जाने लगा। सुनो, इनाया ने पीछे से आवाज़ लगाई। कबीर, दरवाजे पर रुको और हल्का सा पीछे मुड़ो। पैनकेक के साथ एक स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक भी भिजवा देना प्लीज़। इनाया ने अपने दोनों हाथ जोड़कर एक बेहद क्यूट और पपी फेस बनाते हुए कहा। कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर आते ही कबीर ने दीवार से सिर टिका लिया। उसे समझ आ गया था कि उसके चाचा ने उसे कोई सौदा नहीं, बल्कि एक ऐसा चुलबुला और कभी ना शांत होने वाला तूफान सौंप दिया है, जो उसके इस खामोश मनशन की ईंट से ईंट बजाने वाला था। ज़ैद, कबीर ने चलते हुए आवाज़ लगाई, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक भी ले जाना उसके लिए, और आज के बाद इस फ्लोर पर कोई गार्ड हथियार लेकर नहीं घूमेगा। उसे हथियार से डर लगता है। ज़ैद हैरान से कबीर को देखता रह गया। उस बॉस कभी किसी की जान की परवाह नहीं करता था। वो आज एक लड़की के मिल्कशेक और डर का ख्याल रख रहा था। कहानी सच में अब एक बहुत ही अलग मोड़ ले
चुकी थी। हफ्ते भर से हवेली का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। कबीर ने इनाया को उसके कमरे में हर वो चीज़ दे दी जो उसे चाहिए। कलर कैनवास, सॉफ्ट टॉयज और उसकी फेवरेट चॉकलेट्स। कबीर ने खुद को काम में इतना डुबा लिया था कि वो इनाया के सामने कम से कम जाए। उसे पता था कि ये लड़की उसके सेट रूल्स को तोड़ रही थी और उसका दिमाग उस खौफनाक दुनिया की उलझनों से ज़्यादा इनाया की उस बचकानी हरकतों में उलझा लगा था। लेकिन इनाया को इग्नोर करना इतना आसान कहाँ था। रात के 10 बज रहे थे। कबीर अपनी स्टडी में बैठा अंडरवॉक की एक बहुत इम्पोर्टेंट डील फाइल कर रहा था। तभी बिना नॉक के इनाया अंदर आ गई। उसके हाथ में एक आधी खाई हुई चॉकलेट थी। बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी। कबीर, मेरे रूम का टीवी काम नहीं कर रहा है, मुझे वो कार्टून देखना था। इनाया ने सीधे आते ही अपनी शिकायत दर्ज की। कबीर ने इरिटेट होकर अपनी लैपटॉप स्क्रीन से नज़र हटाई। तुम देख नहीं सकती मैं बिज़ी हूँ। जैद को बोलो जाकर यहाँ से जाओ इनाया। लेकिन इनाया कहाँ सुनने वाली थी। उसने कबीर की बात इग्नोर की और सीधे उसकी भारी भरकम टेबल के पास आ गई। उसने कबीर का महंगा पेन उठा लिया और उसे घुमाने लगी। तुम हर वक्त बस ये स्क्रीन देखते रहते हो और नहीं होते तुम्हारे लाइफ में कोई फ़न नहीं है क्या? चलो ना लूडो खेलते हैं। इनाया, कबीर ने सख्ती से उसका हाथ पकड़ा और पेन वापस लिया। ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुम सच में बहुत बोरिंग हो। इनाया ने मुंह बनाते हुए अपने हाथ को पीछे खींचा। हमेशा बस चिल्लाते रहते हो। मुझे ईमेल करने पर टैक्स देना पड़ता है क्या? कबीर कुछ बोलने ही वाला था कि तभी आसमान में एक भयानक बिजली कड़की आवाज़ इतनी तेज़ और खौफनाक थी कि हवेली के बड़े बड़े कांच के शीशे बुरी तरह झनझना गए और उसी सेकंड हवेली की लाइट चली गई। स्टडी में चुप अंधेरा छा गया। बाहर तूफानी हवाओं का शोर डराने लगा था। एक सेकंड का सन्नाटा और फिर इनाया की एक ज़ोरदार कांपती हुई चीख गूंजी, आह! कबीर, कबीर! कुछ समझ पता। उसे पहले ही इनाया ने अंधेरे में छलांग लगाई और सीधे कबीर की गोद में जाके गिरी। उसके दोनों हाथ कबीर के गले में इतनी ज़ोर से कस गए कि जैसे कोई दुबकता हुआ इंसान किसी को आखिरी सहारे का पकड़ लेता है। इनाया, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। कबीर ने झटके से उसे खुद से अलग करने की कोशिश की। वो किसी के इतने करीब आने पर आदी नहीं था। नहीं, मुझे अंधेरे से डर लगता है। वो आवाज़, बाहर कोई है कबीर, वो मुझे ले जाएगा। इनाया हिचकियाँ लेकर पागलों की तरह रोने लगी। उसका चेहरा कबीर की गर्दन में छुपा हुआ था और उसके गर्म आंसू कबीर की शर्ट को भिगो रहे थे। उसका पूरा शरीर ऐसे काँप रहा था जैसे उसे बहुत तेज़ बुखार हो। तभी जनरेटर ऑन हुआ और कमरे में डिम लाइट वापस आ गई। कबीर ने अपनी गोद में सिकुड़ी हुई इनाया को देखा और वो कोई नाटक नहीं कर रही थी। उसकी सांसें अटकी हुई थी और वो खौफ से पीली पड़ गई थी। उसके छोटे छोटे हाथ कबीर की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भीजे हुए थे। कबीर के सख्त हाथ जो उसे धक्का देने के लिए उठे थे, हवा में ही रुक गए। उस क्रूर माफिया को दिल एक पल के लिए जैसे पिघल गया। वो इंसान जिसने ज़िंदगी में सिर्फ गोलियां की आवाज़ सुनी थी, उसे आज इस लड़की के आंसुओं में बेबस कर दिया था। उसने बहुत ही धीरे से अपना एक बड़ा और खुरदरा हाथ इनाया की कांपती हुई पीठ पर रखा। शांत हो जाओ, कोई नहीं आ रहा है, बस मौसम ख़राब है। कबीर की आवाज़ में वो हमेशा वाला गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा गहराव और अपनापन था। इनाया ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसके बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं में लाल हो चुकी थी और नाक भी लाल थी। तुम मुझे यहाँ से जाने
तो नहीं दोगे ना? इनाया ने बहुत ही मासूमियत और डर से पूछा। वो लोग बहुत गंदे हैं। तुम भी गंदे हो, हमेशा डांटते हो मुझे, डराते हो, पर तुम मुझे मारते नहीं हो। तुम मुझे उस डार्क रूम में बंद नहीं करते। कबीर की आंखें इनाया के उस मासूम चेहरे पर टिक गई। मैंने कहा ना, तुम्हें यहाँ कोई छू भी नहीं सकता। तुम महफूज हो। तुम बाहर से बिल्कुल पत्थर जैसे हो। कबीर। इनाया अपना कांपता हुआ छोटा सा हाथ कबीर के सख्त गाल पर रखा, पर अंदर से वार्म हो। मुझे तुम्हारे पास डर नहीं लगता। और फिर बिना कुछ सोचे, बस उसे सेफ फीलिंग और सुकून से नशों में, इनाया ने थोड़ा सा ऊपर उठकर अपने होठों सीधा कबीर के होठों पर रख दिया। कोई फिल्मी येट किस नहीं थी, वो बस एक डरी हुई लड़की का एक मासूम सा अनजाना जो सिर्फ सुकून ढूंढ रहा था। लेकिन कबीर के लिए वो हल्का सा शब्द एक माचिस की तीली जैसा था, जो सालों से जमा बारूद की ढेर पर गिर गई हो। जैसे ही इनाया पीछे हटने लगी, कबीर के अंदर का वो सारा कंट्रोल, वो सारा सब्र और माफिया वाला गुरूर एक सेकंड में टूट कर बिखर गया। अब पीछे हटने का कोई फ़ायदा नहीं, इनाया। कबीर ने बहुत ही भरी, मुर्दरी और मदहोश आवाज़ में फुसफुसाया। उसने अपना एक बड़ा हाथ इनाया के गर्दन के पीछे रखा और अपनी उंगलियों को उसके बालों में पूरी तरह से उलझा लिया। दूसरे हाथ उसने इनाया की पतली कमर को कसकर जकड़ा और उसे पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लिया, जिससे इनाया का सीना कबीर के चौड़े सीने से जा टकराया। और फिर कबीर ने अपनी होठ इनाया के होठों पर बहुत ही बेदर्दी और एक पागल कर देने वाली शिकत के साथ रख दिया। वो किस बहुत डीप, बहुत रफ और पूरी तरह से डिमांडिंग था। कबीर उसे ऐसे चूम रहा था जैसे वो सदियों से इस एक छुअन के लिए तड़प रहा। इनाया की आंखें शक से बड़ी हो गई। उसने घबराकर अपने हाथ कबीर के सीने पर रखे। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन कबीर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो हिल भी नहीं पाई। कबीर ने इनाया के निचले ओठ को हल्के से अपने दांतों में दबाया और फिर उसे चूम लिया, जिससे इनाया के मुंह में एक मीठी सी कांपती हुई सिसकी निकल गई। उसे सिसकी ने कबीर के अंदर के जुनून को एक ऐसी आग में बदल दिया जिसका कोई इलाज नहीं था। धीरे धीरे इनाया भी उस गर्माहट और उस नशे में पिघलने लगी। उसके हाथ जो कबीर के धक्का दे रहे थे, वो अब कबीर के कॉलर को मुट्ठियों में बींच चुके थे। जब बहुत देर बाद सांसें टूटने पर कबीर पीछे हटा, तो कमरे में सिर्फ उन दोनों की भारी सांसों की आवाज़ थी। इनाया का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो चुका था। वो बुरी तरह हाफ रही थी और उसकी आंखें अभी भी उस नशे में डूबी हुई थी। कबीर का सीना तेज तेज ऊपर नीचे हो रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल और बेकाबू हो चुकी थी। उसने माथा इनाया के माथे से टिका दिया और आंखें बंद कर ली। तुमने मेरे सारे रूल्स, मेरी सारी दुनिया तबाह कर दी है। इनाया। कबीर की आवाज़ में एक ऐसी बेबसी और ऐसा दर्द था जो आज तक किसी ने नहीं सुना था। वो शहर का सबसे बड़ा माफिया आज तक मासूम लड़की के प्यार में अपने घुटने टेक चुका था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।